हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमएस कैरियर क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस, और इसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको पढ़ा दिया है। ये सेकंड वीडियो है हमारी। उसमें मैंने बेसिक बताया है कि रिएक्शंस कैसे होते हैं, और उसके साथ में मैंने अपक्रियाओं के प्रकार बताए हैं कि दो अपक्रियाओं के प्रकार उसमें बताया है। एक है योगात्मक अपक्रिया और एक वियोजन अपक्रिया, और उसी के अंतर्गत ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रियाओं के बारे में भी चर्चा किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, सबसे पहले उसको देखिए, फिर आप इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और उसमें मैंने ये भी बताया है कि रिएक्शंस को आप कैसे बैलेंस करेंगे। तो आइए अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अपक्रिया के बारे में। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, विस्थापन अपक्रिया है क्या, सबसे पहले इसको वर्ड से ही समझते हैं। तो विस्थापन का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु का विस्थापन, यानी कोई वस्तु हटा करके उसके स्थान पर आ जाए और फिर दूसरी वस्तु वहां से चली जाए। जैसे कि पहले यहाँ पर हम लोग जो रिएक्शन है इसको समझेंगे, फिर इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे, आसानी से एक बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आयरन है यानी लोहा, और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब यहाँ पर लोहे की क्रिया किससे हुई है, कॉपर सल्फेट से हुई है। तो कॉपर क्या हुआ है, लोहे के द्वारा विस्थापित हो गया, मतलब लोहे ने कॉपर को हटा दिया है, और फिर जहां पर कॉपर था उसकी जगह पे कौन आ गया है, देखिए आयरन आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये अपक्रिया जो हुई है वो विस्थापन अपक्रिया हुई है। यानी एक जो आयरन है, एक प्रकार का तत्व है, उसने इस कॉपर सल्फेट का जो यौगिक है, इस यौगिक से कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी हटा दिया है। तो ये अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। आइए अब डेफिनेशन समझते हैं हम लोग। ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी अन्य तत्व के यौगिक से उसे विस्थापित कर देता है या उसे हटा देता है, तो उसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। सामान्य सी डेफिनेशन है, आप याद कर सकते हैं। इसके लिए एक और रिएक्शन है, जैसे लिखा है Zn प्लस FeSO4। अब इस बार Zn ने Fe को विस्थापित हटा दिया है, और SO4 के साथ में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आयरन। अब की बार SO4 के साथ में जिंक आ गया है, और आयरन यहाँ पर हट गया है इसके द्वारा। तो ये विस्थापन अपक्रिया हो सकती है। अब विस्थापन अपक्रिया कब तक हो सकेगी, कोई भी धातु दूसरे धातु को ऐसे नहीं हटा पाएगा। उसको हटाने के लिए एक शर्त होनी चाहिए कि ये जो आयरन हट रहा है जिंक के द्वारा, इसका मतलब है जिंक ज़्यादा सक्रिय है। जब कोई तत्व ज़्यादा सक्रिय होगा दूसरे तत्व से, तभी उसको हटा पाएगा। तो यहाँ पर यह क्रिया हो रही है, इसका मतलब है जिंक ज़्यादा सक्रिय है किससे, आयरन से। यहाँ पर आयरन हटा रहा है किसको, कॉपर को, इसका मतलब है कॉपर कम सक्रिय है और आयरन ज़्यादा सक्रिय है। तो यहाँ पर यह क्रिया हो पाएगी। लेकिन अगर हम ये क्रिया देखें, कॉपर की अभिक्रिया किससे हुई, जिंक सल्फेट से हुई है। तो जिंक जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय होता है, तो कॉपर कम सक्रिय है, इसलिए कॉपर इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यह अपक्रिया हमने लिख दिया है, यह अपक्रिया नहीं होगी। आपसे कोई पूछता है ये अपक्रिया संभव है, तो ये अपक्रिया संभव नहीं है। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। अगर बोर्ड में पूछा जाए क्या कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकेगा, तो आप बता सकते हैं कि कॉपर जो है जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तो ये अपक्रिया संभव नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये अपक्रिया होने वाली नहीं है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यही चीज, कॉपर जिंक के सल्फेट के विलयन से क्या जिंक को विस्थापित कर सकता है, तो जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कम सक्रिय होता है, यानी कॉपर कम सक्रिय होता है। तो ये अपक्रिया इस तरह से हो जाने वाली है। ओके, हम लोग आइए थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है ये दूसरी रिएक्शन, ये है लेड यानी Pb, जिसे सीसा कहते हैं आप लोग, और ये कॉपर क्लोराइड है। कॉपर क्लोराइड से जो कॉपर है वो विस्थापित हो गया है, हट गया है, उसकी जगह पे कौन आ गया है, Pb आ गया है। इसका मतलब है, इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जब कोई पदार्थ हट जाता है तो वो कम सक्रिय है, और जो हटाता है उसको ज़्यादा सक्रिय है। तो आप बता सकते हैं कि कॉपर कम सक्रिय है और जो लेड है वो ज़्यादा सक्रिय है। तो इस तरह से ये PbCl2 हो जाएगा, यानी लेड क्लोराइड हो जाएगा, और Cu अलग हो जाएगा। ये जो S लिखा है ये सॉलिड है। क्यों लिखा है, इसका मतलब होता है एक्वस, यानी जलीय विलयन होता है। तो इसका ये जलीय विलयन है। किस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। एक है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने से विलयन का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है, क्यों। आप लोग आगे क्लासों में पढ़ेंगे कि कॉपर सल्फेट जो होता है, यानी CuSO4 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस विलयन का रंग नीला होता है। और फेरस सल्फेट जिसको FeSO4 बोलते हैं, उस विलयन का रंग क्या होता है, हल्का सा हरा होता है। तो ये नीले से हल्का हरा हो जाता है, क्यों। तो ये होता है कि कॉपर सल्फेट विलयन है, उसमें लोहे की कील डालोगे तो कॉपर को लोहा क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और इस सल्फेट के साथ में कौन हो जाएगा, इस सल्फेट के साथ में हो जाएगा आयरन। यानी कि क्रिया इस तरह से होगी, CuSO4 और प्लस
इसके साथ में आ जाएगा Fe, ये क्रिया करेगा तो ये हो जाएगा FeSO4 और प्लस Cu, ये विस्थापित हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। ओके, और ये उसका विलयन बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं क्या कि कापर के विलयन में Fe की कील डालने से लोहा से कापर जो होता है वो विस्थापित हो जाता है, यानी विस्थापित कर देता है कापर। क्यों? क्योंकि Cu जो है Fe से कम सक्रिय है, यानी कह सकते हैं Fe Cu से ज़्यादा सक्रिय है और इस कारण से विलयन का रंग बदल जाता है, यानी ये विलयन हल्का हरा हो जाएगा और ये वाला नीला था। तो इस तरह से हम लोग अब देखते हैं कौन सी अपक्रिया, दूसरी जो है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो द्विविस्थापन अपक्रिया हम लोग अब समझ लेते हैं कि द्विविस्थापन अपक्रिया है क्या, ये किस तरह से होती है। तो यही सबसे पहले इसकी हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब आयनों का आदान प्रदान क्या होता है ये आप लोग आइए हम लोग आपको समझाते हैं कि आयन का आदान प्रदान क्या होता है। अब आप देखें यहाँ पर जो Ag है ये प्लस आयन, इस पर प्लस चार्ज होता है, NO3 पर माइनस चार्ज होता है और फिर Cl पर माइनस चार्ज होता है और सोडियम पर प्लस चार्ज होता है। तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला आपस में मिल जाते हैं, ये वाले मिल जाएंगे, यानी Ag प्लस Cl माइनस, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिल जाएगा। मतलब इसका प्लस इसके माइनस के साथ में, इसका माइनस इसके प्लस के साथ में, यानी आयनों का आदान प्रदान होगा। देखो वही चीज़ हुआ है। और जब इस प्रकार से कोई भी अपक्रिया होगी तो हम उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब द्विविस्थापन अपक्रिया जहाँ पर होती है वहाँ पर आप देखें, यहाँ पर AgCl जो है ये तो जलीय विलयन है, लेकिन जलीय विलयन में AgCl घुलेगा नहीं, ये ठोस ही रहता है, ये अघुलनशील होता है। ये इसे हम लोग कहते हैं अवक्षेप बनना, यानी ये नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, तली में बैठ जाएगा, और NaNO3 है ये विलयन में ही मौजूद रहेगा, यानी ये विलय हो जाएगा। तो इस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं। तो अवक्षेपण अपक्रिया आए तो आप इससे लिख सकते हैं। दूसरा भी अवक्षेपण अपक्रिया का उदाहरण है, जैसे कि सोडियम सल्फेट, ये जलीय विलयन है, BaCl2 ये जलीय विलयन है, और BaSO4 बना है, ये भी जल में घुलेगा नहीं, ये नीचे उसकी तली में बैठ जाएगा जिस पात्र में विलयन होगा, और NaCl ये विलयन में रहेगा। तो इस तरह से ये हम लोग कह सकते हैं कि उपरोक्त दोनों अभिक्रिया में जो बना AgCl है जो यहाँ पर बना है, और BaSO4 यहाँ पर जो मैंने बताया है ये अविलेय है, जिसे अवक्षेप कहते हैं। और ये इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे अवक्षेपण अपक्रिया, क्योंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो इस अपक्रिया में अवक्षेप बना है, इसलिए ये अवक्षेपण अपक्रिया हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा जो है वो है उत्क्रमणीय अपक्रिया। अब उत्क्रमणीय अपक्रिया को आइए समझते हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जब जैसे ही अभिकारक से उत्पाद बनना शुरू होता है तुरंत उत्पाद से अभिकारक भी बनने लगता है। यहाँ पर आप समझें, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद बनने के बाद उत्पादों से पुनः अभिकारक भी बनने लगते हैं, तो इसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। इसको ये जो तीर दोनों तरफ को है इससे इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। अगर ये चिन्ह लगा है यानी उत्क्रमणीय अपक्रिया है। जैसे कि हम लोग अब मिला लें हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन को। हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों गैसें होती हैं, और इनके मिलने से जैसे ही NH3 बनेगा तुरंत NH3 भी इसमें हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में टूटने लगेगा। तो ये अपक्रिया दोनों साथ साथ में चलती रहेंगी। और फिर ऐसे हाइड्रोजन और आयोडीन है, जैसे हाइड्रोजन आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा तुरंत हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन और आयोडीन भी टूटने लगेगा, ये भी बनने लगेगा। तो ये अपक्रिया दोनों तरफ चलती हैं। कभी कभी होता है क्या है, पहले ये ज़्यादा मात्रा में रहेगा अपक्रिया स्टार्ट होगी, और ये बिल्कुल शून्य मात्रा में रहेगा क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है। लेकिन जब कुछ समय बीतेगा तो इसकी मात्रा बढ़ेगी और इसकी मात्रा घटेगी। एक समय आएगा कि इसकी मात्रा और इसकी मात्रा बराबर हो जाएगी, यानी अभिकारक उत्पाद बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में दोनों अभिक्रियाएं बराबर दिशा में बराबर, यानी दोनों दिशाओं में समान वेग से चलेंगी। इसे अभिक्रिया की साम्य अवस्था कहते हैं। तो आप इसको आगे बड़ी कक्षाओं में, यानी कक्षा 11 में और 12 में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हम लोग आइए अब आक्सीकरण और अपचयन के बारे में देखते हैं। तो आक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं और अपचयन को तो अपचयन कहते ही हैं। अंग्रेजी में उपचयन को ऑक्सीडेशन यानी आक्सीकरण, ध्यान रहे उपचयन और आक्सीकरण दोनों एक ही है, और अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, अब ये जो अपक्रिया हमारी है, ये आप अपक्रिया को समझे, एक मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम से किसकी क्रिया हुई है, ऑक्सीजन की। पहले ये रिएक्शन आप समझेंगे तब आपको ऑक्सीकरण और अपचयन बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। टेंशन ना ले, पहले जो मैं बता रहा हूँ आप करें, फिर आपको एक अलग पेज पर मैं करके बता रहा हूँ।
तो देखें, ये है मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जैसा कि आपको पता है। इसमें लिखा हुआ है मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या क्रिया होती है, सामान्य भाषा में समझें तो जब किसी भी तत्व का ऑक्सीजन से, किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन उससे जुड़ेगी, तब उसका ऑक्सीकरण होगा। तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर अकेला था और इससे क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया है, तो ऑक्सीजन इसके साथ में हो गया है, तो इसलिए हम कहेंगे कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, इतना आप समझे। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखें, मैग्नीशियम की क्रिया मैग्नीशियम की जो क्रिया हुई है वो किससे हुई है, वो क्लोरीन से हुई है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना हुआ है। अब फिर भी मैग्नीशियम का उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, तब यहाँ पर अब हम इसको किस तरह से समझें, तब तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी आपने बताया था ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, अब तो क्लोरीन भी जुड़ गया है, तो दोनों दशाओं में भी ये अब दोनों का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी दोनों मैग्नीशियम का, इस वाले मैग्नीशियम का भी और इस वाले मैग्नीशियम का। तब हम कैसे समझें कि ऑक्सीकरण कब होगा, तो जब कोई क्लोरीन मिलेगा तब भी हो रहा है, या ऑक्सीजन मिलेगा तब भी हो रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीजन भी निगेटिव तत्व है, यानी इलेक्ट्रॉन लेता है, और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जब दोनों तत्व इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो दोनों विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जुड़े या तो कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़े उससे, तब क्या हो सकती है, वो ऑक्सीकरण, किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण या उपचयन होगा। तो देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन लेता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला तत्व जब जुड़ेगा किसी भी तत्व से या किसी भी दूसरे पदार्थ से, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। आप इतना समझें। अब एक चीज़ और बात यहाँ पर आती है कि ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन घटेगा क्योंकि इसी से जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसी से लेगा। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा है जब किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों में कमी आए, क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन लेने वाले पदार्थ जुड़ते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉनों में कमी आएगी तब हम कह सकते हैं क्या, कि वो उस पदार्थ का क्या हो रहा है, अब उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, यानी हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है दूसरे तत्व को। तो जब हाइड्रोजन, यहाँ पर समझे, हाइड्रोजन जब किसी से जुड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन और देगा, और हाइड्रोजन अगर अलग होगा तो वो ऑक्सीजन के जुड़ने का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर निकल रहा है तब, अगर ऑक्सीजन निकल नहीं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब ऑक्सीकरण होगा, लेकिन हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तब भी ऑक्सीकरण होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है और हाइड्रोजन देता है, तो ये जब जुड़ेगा कौन, ऑक्सीजन, तब इलेक्ट्रॉन इसका कम हो जाएगा, लेकिन जब हाइड्रोजन उससे निकलेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। तो यहाँ पर वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर निकलेगा ना, जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, लेकिन हटेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो, तो आप इस सामान्य भाषा में समझें कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, या इस स्थिति में समझें, क्योंकि हाइड्रोजन कभी कभी इलेक्ट्रॉन लेने और देने दोनों का काम करता है। तो आप लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन निगेटिव है, तो कोई निगेटिव जुड़ेगा और कोई पॉजिटिव निकलेगा, तो कोई ये हाइड्रोजन निकल भी सकता है, तब भी ऑक्सीकरण होगा। जब किसी पदार्थ का किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग हो, तो ये चीज़ें आप इसको नोट कर लें। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने और घटने वाला क्या कॉन्सेप्ट है, हम आपको दूसरे पेज पर समझाए दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो उपचयन के बाद में हम लोग उपचयन यानी ऑक्सीकरण दोनों एक हैं, अपचयन जब पढ़ेंगे तो वो ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा होता है, तो हम लोग यहीं से समझ लेंगे। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग दूसरे नए पेज पर। ओके, तो ये है हमारा नया पेज। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि ये मैग्नीशियम है। आपको पता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, यानी इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ में क्रिया हो रही है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु क्रमांक होता है, इसका होता है 8, यानी इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होंगे। अब ये क्यों, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 हो सकते हैं, और तीसरी कक्षा में कितने, 2 हैं। 18 होने चाहिए या 8 होने चाहिए। 8 पर भी कक्षाएं जो होती हैं वो भरी होती हैं। क्यों, क्योंकि ये हीलियम की अवस्था प्राप्त कर लेता है। अगर 2 चले जाएं तब, यहाँ पर 2 चले जाएंगे तो हीलियम, अगर और 6 आ जाएंगे तो 12 6 18 हो जाएगा, और 18 होने पर आर्गन की अवस्था प्राप्त कर लेता है। यानी कोई भी तत्व एक अक्रिय गैस की अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी मिल जाती है, वो अस्थायी हो जाते हैं, उनकी कक्षा भर जाती है। ये चीज़ आप समझें। तो ये चीज़ जो मैंने बेसिक समझाया है, ये आपको शायद कक्षा 9 में पढ़ाया गया हो,
चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है तो आप टेंशन न लें, मैं इस पर एक अलग से एकदम बेसिक वाली वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको वहाँ पर जो जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनको रटना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे और बाकी रिएक्शन आप कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपनी कक्षा पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो 8 हो जाए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा एक परमाणु ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो अब एक मैग्नीशियम के पास +2 होता है अगर आयन के रूप में है, और ऑक्सीजन पर -2 होता है। तो यही क्रिया होती है MgO की। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब MgO कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, यानी मैग्नीशियम पर 2+ ऑक्सीजन पर 2-। ये बात हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इस समय कितने इलेक्ट्रॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि अकेला सामान्य अवस्था में किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिया है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में दिया है, तभी तो बॉन्ड बनेगा, नहीं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ही नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसका मतलब है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो देखें इस पर इलेक्ट्रॉन 12 थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचे 10। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जब कमी आएगी तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अच्छा, अब यही चीज़ आप ऑक्सीजन में समझ लें, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन फिर बन जाएगा MgO। नीचे दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर ऑक्सीजन पर इस समय समझ लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 परमाणु हैं, दोनों पर 8-8 है। बैलेंस हो जाएगा, मान लो अभी यहाँ पर मान लो बैलेंस कर दिया मैंने इस तरह से, ये बैलेंस समीकरण हो गया। अब देखें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 इससे लिए जाएंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा, तो यानी इस पर हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए ये चीज़, ये समझें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है ना ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीकरण के विपरीत होता है। ऑक्सीकरण के विपरीत क्या होगा, अपचयन होगा, वो समझ लेते हैं। तो जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग हो तो वो ऑक्सीकरण है। अब संयोग का उल्टा होता है वियोग होना या अलग होना, तो जब भी कोई पदार्थ से ऑक्सीजन अलग हो तब हो जाएगा उसका अपचयन। ओके, तो रिडक्शन हो जाएगा, उसको हम रिडक्शन कहेंगे। फिर दूसरा, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उससे कमी आ जाए इलेक्ट्रॉन में, तब ऑक्सीकरण होता है। लेकिन इससे पहले हमने ऑक्सीजन में अभी देखा है कि ऑक्सीजन में पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहाँ पर देखें आप लोग, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे 8 और यहाँ पर कितने हो गए हैं 10। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़े, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, तो वृद्धि होने पर क्या होता है, वो अपचयन होता है, तो अपचयन हो जाएगा। और हाइड्रोजन यहाँ पर अलग हो रहा था, हाइड्रोजन का अलग होने का उल्टा है, हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो किससे, जब किसी से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका जिस पदार्थ से जुड़ेगा उसका अपचयन हो जाएगा, तो अपचयन होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखा है, जब किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग हो और इसमें किसी अन्य धन विद्युतीय तत्व से संयोग होगा। अब देखो क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे 17 और यहाँ पर हो गए हैं 18, क्योंकि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। तो इस तरह से हो सकता है। अब 2 क्लोरीन है और एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन अकेले दे सकता है, इसीलिए एक ये वाले क्लोरीन को एक दूसरे वाले क्लोरीन को इस तरह से दिया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम धन विद्युतीय है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है, इससे संयोग क्लोरीन का हुआ है, तो क्या हुआ, अपचयन हुआ है क्लोरीन का। तो हम ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये चीज़ नीचे समझ लें, उपरोक्त दोनों अभिक्रिया में क्रमशः O2 और Cl2, जो ऊपर मैंने दिखाया है ये वाली अभिक्रिया, यहाँ पर O2 और Cl2, तो दोनों अभिक्रिया में O2 और Cl2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ रहे हैं, धन विद्युतीय तत्व से संयोग हो रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अतः ये दोनों अभिक्रियाएं जो हैं वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और ऊपर देखो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और क्लोरीन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उपचयन नहीं, उपचयन ऑक्सीकरण एक ही चीज़ है, अपचयन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। अब देखो रेडॉक्स कैसे बनता है, रेडॉक्स हिंदी में भी लिखा जाता है, अंग्रेजी में भी रेडॉक्स ही कहते हैं उसको। इसको क्यों, रेडॉक्स का RED ये लिया गया है, RED का रेड हो गया है और ऑक्सीडेशन का OX हो गया है, तो इसीलिए इसको कहा गया है रेडॉक्स। देखो RED रिडक्शन का और OX ऑक्सीडेशन का, इसीलिए ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को मिला करके रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो उसे कहते हैं हम लोग क्या, उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ये समझ लेते हैं। देखें यहाँ पर CuO यानी कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर Cu का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है, और H का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है। वो क्यों, कैसे हो रहा है देखें। हमने अभी बताया है ऑक्सीजन से संयोग होना ऑक्सीकरण है, तो देखो हाइड्रोजन अकेले है, ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है, तो जाहिर सी बात ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए लिखा गया ऑक्सीकरण। और हमने बताया है कि ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन निकले, हटे, अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा, अपचयन होगा। तो अपचयन क्यों होगा, क्योंकि Cu से ऑक्सीजन निकल गया है। देखो आपका ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन था, इसके पास, इसके पास नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें दोनों अपक्रियाएं हो रही हैं, तो इसे हम लोग इसलिए रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब कुछ दैनिक जीवन में रेडॉक्स अपक्रिया के एग्जाम्पल भी हैं जो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ऑक्सीकरण अपक्रियाएं, जैसे लोहे पर जंग लगना, एक ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। अब धातुओं का संक्षारण जब होता है, धातुओं का संक्षारण का मतलब होता है धातुएं धीरे धीरे वायु यानी ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर के नष्ट होने लगे, खराब होने लगे, तो उसे धातुओं का संक्षारण कहते हैं। जिसमें लोहे पर जंग लगना सबसे सामान्य बात होती है, ये आप लोग समझते हैं, दैनिक जीवन में इसको यूज भी किए हुए हैं, देखे भी हैं, सामान तो ये जल्दी समझ में आएगा। लोहे को खुले में अगर छोड़ दिया जाए, छोड़ने पर ऑक्सीजन और नमी से क्रिया कर लेता है, और जंग से बचाव का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, यानी जो जंग लग जाता है इससे अगर हम बचाव करें तो सबसे अच्छा तरीका हमारा होता है कि ये जिंक का लेप उस पर, यानी जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो इस जिंक की परत से वो जो आयरन होता है वो बच जाता है, उस पर ऑक्सीकरण का उतना प्रभाव हो नहीं पाता है। जिंक ज़्यादा सक्रिय है तो जिंक पर वो असर हो जाता है, लोहे पर कम होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो यसद लेपन या गैल्वेनीकरण अपक्रिया कहलाती है जब लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, परत चढ़ाई जाती है तब। और आप लोग विकृति गंधिता का नाम सुने होंगे, अचार खराब हो जाता है, उस पर फफूंद लग जाते हैं। और चिप्स, जो चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं भरी जाती है, उसकी जगह पे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि रासायनिक रूप से नाइट्रोजन अक्रिय होती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में बेटा 3 बॉन्ड होते हैं, और से यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, 2 नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होंगे, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होंगे। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, ये जल्दी क्रिया कर लेगी, लेकिन 3 बॉन्ड को तोड़ना कठिन होता है, ज़्यादा एनर्जी 3 बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी। तो ये अक्रिय है, जितने भी बिल्कुल अक्रिय नहीं है, लेकिन सामान्य ताप पर ये अक्रिय होती है। तो ये अक्रिय है, इसलिए जो चिप्स वाले पैकेट होते हैं उनको कुरकुरा बनाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा कुरकुरा बने रहें, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ओके, तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। जो डॉक्टर वॉक्टर लिए रहते हैं सीमेन, जो बीज चढ़ाते हैं जानवरों को, उनका जो डिब्बा होता है उसमें देखें, उसमें गैस भरी होती है, तो उसमें भी एक नाइट्रोजन गैस भरी होती है, अक्रिय गैस होती है, ताकि कोई क्रिया ना करे। लेकिन उसमें देखो नाइट्रोजन गैस फिर उड़ सकती है उसको खोलें तो, लेकिन उसको ज़्यादा प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस को, अगर कोई गैस है उसको आप प्रेशर ज़्यादा देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, यानी तरल बन जाएगी। तो वो तरल अवस्था में इसको रखा जाता है, यानी उसको बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो इस तरह से इन चीज़ों को खराब होने से बचाया जाता है, ये चीज़ें होती हैं। तो पैकेट खराब ना हो, चिप्स के लिए नाइट्रोजन भरी जाती है, ऑक्सीजन नहीं भरी जाती, क्योंकि ऑक्सीकरण से बचाया जाता है। तो ये हमारा लेसन था, जो लेसन नंबर 1 था रासायनिक अभिक्रियाओं का। मुझे आशा है आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है हमें पढ़ाने के संदर्भ में, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, उस टॉपिक पर आप वीडियो बनाने के लिए मांग कर रहे हैं, तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, और हमें अपने जो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हाई स्कूल के साथ साथ में 12th की केमिस्ट्री और इंग्लिश और बाकी हाई स्कूल का मैथ और इंग्लिश, ये सब पूरा टोटल आपको इसी चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।